हेलो एवरीवन। तो अब ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए शी गुआंग अपनी मम्मी के पास पहुंच जाती है कि कहीं हमारी वजह से वो कोई गलत फैसला ना ले लें। लेकिन उसकी मम्मी तो आगे अलग ही मूड में थी। वो उससे कहने लगती हैं कि मुझे पता है कि तुम भी बहुत कैपेबल हो और यूसन भी, और तुम लोगों की लाइफ में मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रही। पहले तो मैं भी बहुत जज्बाती हो गई थी ये सोचकर कि मैं उस कंपनी के शेयर्स क्यों बेचूं जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा माइंड किसी और साइड पर चलने लगा है। जब तक मैं उस कंपनी में रहूंगी तो तुम्हारे डैड के बैकग्राउंड में ही रहूंगी, ऐसा मैं नहीं चाहती। मेरी असल कैपेबिलिटीज क्या हैं और तुम्हारे डैड आज जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके पीछे मेरा ही हाथ है। अब ये टाइम आ गया है कि मैं खुद की लाइफ की इंचार्ज खुद बन जाऊं। मैंने सारी जिंदगी दबते हुए गुजारी है, और बाद में जब हमारी डिवोर्स हो गई थी तो हर कोई यही कहता था कि मैं एक वाइफ मटेरियल थी ही नहीं। तभी तो मिस्टर नी ने इस पर चीट किया है, और यही बात मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गई थी। इसीलिए मैं एक दफा बिजनेस से दूर हो गई थी। दुनिया को ये साबित करना चाहती थी कि मैंने घर बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, और अभी भी मैं बिजनेस से फासला रखे हुए हूँ। लेकिन अब नहीं, मैं कब तक अपने टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटीज को छुपाए रखूंगी। अब ये टाइम है कि युआन चंग से अपने शेयर्स निकाले जाएं, बहुत सारा कैश अपने साथ लूं, और जहां पर मुझे समझ आता है मैं वहां इन्वेस्ट करूं। और इस टाइम पर मुझे लगता है कि जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो बेशक वो इतनी राइज नहीं कर रही, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मैं खुद अपनी लाइफ का स्टैंड लेना चाहती हूँ। एक्चुअली उसकी मॉम ने फैसला किया था कि अब जिंदगी में जितने भी दिन बचे हैं वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गुजारेंगी। वो अपने शेयर्स मिस्टर नी को बेच देती हैं, और फिर उसके बाद उसी से ही उन्होंने शेंग युआन कंपनी में अपने शेयर्स को शफल कर लिया था। अब उस कंपनी के दो ऑनर्स थे, एक तो शी गुआंग की मम्मी और दूसरा लिन यूसन, जिसको उसके नाना जी ने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे। आज का दिन बहुत बिजी गया था, और फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग वहां से जा रहे थे शी गुआंग लाइट्स ऑफ कर रही थी। यूसन मुड़ता है और उसे किस कर लेता है। वो उसे कह रहा था कि आज तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों जा रही हो, काश तुम मेरे साथ समय बिताती, हम इकट्ठे डिनर करते। लेकिन वो बोलती है कि मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत पुराना प्लान है, आई एम सो सॉरी। वो बोलता है ठीक है, मिस नहीं कर सकती तो लेट तो हो ही सकती हो। अब उसके बाद वो हॉस्टल में बैठी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही थी। यहाँ पर वो लोग गॉसिप कर रहे थे कि हमने सुना है कि लिन यूसन को उसके नाना जी ने शेयर्स दे दिए हैं, और अब वो जीएम ही नहीं बल्कि हमारा रियल वाला बॉस बन चुका है, इस कंपनी का ओनर, एक बहुत बड़ा हायर। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि वाओ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड एक बॉसी सीईओ होगा। लेकिन इतने में शी गुआंग को लगता था कि अब राज रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो उससे कहने लगती है कि ये भी सुना होगा कि आधे शेयर्स किसी और मिस जियांग ने लिए हैं। कहते हाँ ये भी है। वो बोलती है ये मेरी मम्मी है, इसका मतलब है कि बाकी हायरस मैं ही हूँ। और बस उसकी फ्रेंड्स की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो उनके साथ बैठी हुई है वो इस कंपनी की आधी मालिकिन है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे शी गुआंग यूसन के साथ गुजारती है, और वहां पर उसकी मेड ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। यूसन ने बोला था कि आज हम घर पर ही हॉट पॉट एंजॉय करेंगे, क्योंकि हेल्दी खाना खाना शी गुआंग को बहुत पसंद था। इतने में वो दोनों आउटिंग के लिए जाते हैं, कुछ बिल्लियां तलाश करने के लिए, लेकिन वो भी शी गुआंग को नहीं मिलती। अब उसने नेक्स्ट डे शंघाई जाना है, और वो भी यूसन के साथ सारा दिन एंजॉय करेगी। और उसके बाद शाम को यूसन के अपने प्रोफेसर्स के साथ कुछ एकेडमिक मीटिंग्स होनी थी, तो उसने प्लान बनाया था कि अपनी फ्रेंड फैंग के साथ वो थोड़ा हैंग आउट कर लेगी। लेकिन यही बात आउट हो जाती है, उसकी फ्रेंड सीलियांग को पता चल जाती है। वो कहने लगती है कि कल मेरी बर्थडे है, मैं एक पार्टी थ्रो कर रही हूँ, प्लीज तुम आ जाओ, शंघाई तो तुमने आना ही है। और साथ ही साथ वो ये भी मेंशन कर देती है कि रॉन्ग नहीं आ रही, वो बहुत बिजी है। शी गुआंग एक्चुअली इतनी जल्दी किसी को मना नहीं कर सकती थी, तो वो यस कर देती है। और बस यही प्लान था कि जब यूसन फारिग हो जाएगा तो वो भी इतने देर में वहां से फ्री हो चुकी होगी, और वो लोग वापस आ जाएंगे रात के रात ही सो जाओ। उसी टाइम पर हमें जुआंग शू को दिखाते हैं। सीलियांग का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है कि कल बर्थडे पार्टी में आ जाओ, अब सारे फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रहे हैं। लेकिन वो एक्सक्यूज कर लेता है क्योंकि क्रिस की भी कल ही बर्थडे है, और उसने उस प्लान के लिए यस बोला हुआ था। अब इसके साथ ही हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक्चुअली एक दफा ग्रेजुएशन के एंड के दिनों में सीलियांग बहुत ड्रंक हो गई थी, और उसने शी गुआंग के सामने ये बात एक्सेप्ट की थी कि जुआंग शू पर मेरा भी क्रश है, किसका नहीं होगा, उसकी लुक्स अच्छी हैं, उसका ब्रेन अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह से इतनी बोल्ड नहीं थी कि सामने खड़े होकर उसे प्रपोज कर सकूं। और वैसे भी मेरी कॉम्पिटिटर दो थी, तुम भी और रॉन्ग भी। और रॉन्ग वो तो बहुत ही क्लेवर है, उसने आज तक जुआंग शू को क्लियरली प्रपोज क्यों नहीं किया था, उसे रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जुआंग शू के फैमिली की कंडीशंस आजकल अच्छी नहीं थी। उसके डैड तो है नहीं, मम्मी अक्सर बीमार रहती है, उनका खर्चा भी वही उठाता है, और इसके साथ साथ छोटा भाई भी है जिसे सपोर्ट करना होता है।
तो रोंग तो सही टाइम का इंतजार कर रही है कि जब वो स्टेबल होगा तभी उसके साथ ही अपना बॉन्ड बनाएगी। इसका मतलब है कि रोंग स्टार्ट से ही बहुत अपॉर्चुनिस्ट थी और हमारी शी गुआंग बेचारी सीधी सादी, जो मन में था वही जुबान पे होता था और इसी वजह से हमेशा गॉसिप्स का मरकज बनी रहती थी। वेल अब फाइनली वो उस पार्टी के लिए पहुंच जाती है। यूसन उसे बाहर ड्रॉप करता है और वो लोग बाय बाय किस भी करते हैं। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर कर रही थी जबकि यूसन चला गया था अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए, जो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी और जबरदस्त ऑफर लिए हुए थे, जहाँ पर वो उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करते हैं। और यही वो प्रोफेसर था जिसने उसे एक दफा एक ब्लाइंड डेट पर भी बुला लिया था, वो भी चोरी छुपे, और वहां से यूसन भाग गया था। यही याद करते करते वो कहने लगता है कि ये बात मेरी गर्लफ्रेंड को पता चली थी तो उसने बहुत बुरा मनाया था। वो प्रोफेसर बिल्कुल उसकी फैमिली की तरह से उससे क्लोज थे। वो उससे कहने लगते हैं कि अच्छा तो फिर किसी दिन अपनी गर्लफ्रेंड को ले आना, मैं उसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम हमेशा से सदा के सिंगल ही रहे हो और जो भी गलती थी वो सिर्फ मेरी थी। उसके प्रोफेसर खुद भी बहुत रोमांटिक थे। एक्चुअली उन्हें भी एक चाइनीज प्रोफेसर पसंद आ गई थी और बस उन्हीं के ही प्यार में उन्होंने चाइनीज भी सीख ली थी और अब उनके पीछे पीछे चाइना भी पहुंच गए थे। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि ज़ुआंगशु और उसके फ्रेंड्स भी इस टाइम तक फ्री हो चुके थे डिनर करके। वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि कहीं क्राउ के चलें या फिर मूवी देखने के लिए, लेकिन इतने में ज़ुआंगशु को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि डिनर से तो तुम फ्री हो ही चुके होगे, हम लोग सारे क्राउ के जाने का प्लान बना रहे हैं, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम भी आ जाओ। और हाँ ये भी बता दो शी गुआंग भी आई हुई है। अब ये सुनने के बाद ज़ुआंगशु का मूड तो बन रहा था, लेकिन इतने में वो क्रिस के साथ साथ वॉक करते हुए जा रहा था। क्रिस उससे पूछने लगती है कि क्या तुम उस लड़की को जो हमने चांग बाय माउंटेन में देखी थी सच में लाइक करते हो, बहुत प्यार करते हो ना? वो अब की बारी यस कर देता है। क्रिस उससे कहने लगती है कि तुम बहुत चालाक हो, कहीं ये मुझे लेट डाउन करने के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो बहुत ऑब्वियस हैं, सब कोलीग्स को भी पता चल चुकी हैं, तुम्हें भी मालूम पड़ गया होगा, मुझे ना करने का अच्छा बहाना है। लेकिन वो कहता नहीं ये सच बात है। फिर क्रिस उससे कहने लगती है ठीक है फिर तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें लग रहा था कि वो लड़की एक बॉयफ्रेंड के साथ है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ उसे परसू कर रहा था और वो सिंगल है। चाहो तो अभी भी कोशिश करके देख लो, शायद तुम जीत जाओ, लेकिन इतना बता दूं डॉक्टर लिन तुम्हें बहुत ही टफ कंपटीशन देगा। अब ये सुनते ही एक दफा तो ज़ुआंगशु के मन में वो ही बातें दोबारा से जाग उठती हैं। उसका दिल करता है कि जाए और एक दफा फिर से अपने प्यार को जीतने की कोशिश करे। वो भागता हुआ वहां से चला जाता है, टैक्सी पकड़ता है और उसकी भी रेसें लगवाई हुई थी। जबकि उधर शी गुआंग बैठी हुई थी और यूसन से काफी देर से मैसेजिंग भी कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स भी देख रही थी कि कितनी प्यार में पागल हो चुकी है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर रोंग भी पहुंच जाती है, जो कि बहुत लेट आई थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि आजकल वो बहुत अच्छे हालात में है। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी और उसे बोनस भी बहुत अच्छा मिलता था। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी कंपनी के साथ जो थी। बाकी सभी फ्रेंड्स उसे देखकर एनवी कर रहे थे और सोच रहे थे कि काश हमें भी इसी कंपनी में कभी जॉब मिल सके। लेकिन रोंग यहाँ पर भी उसे बातें लगाने लग। उसका इशारा शी गुआंग की तरफ था कि मैं राइट बॉस के साथ हूँ, इसीलिए तो मैं तरक्की कर रही हूँ। एक्चुअली उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि लिन यूसन का कजन शिंग जी था, जो कि पहले ही बहुत गिरा हुआ और इंसल्टिंग इंसान था। वो यहाँ पर उसे टॉन्ट भी करने की कोशिश करती है और शी गुआंग से कहती है कि अब तो शेंग युआन कंपनी का तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर शेयरमैन ने वहां से अपने शेयर्स निकाल लिए हैं, पता नहीं तुम लोगों का क्या बनता है। लेकिन शी गुआंग का कहना था कि अब हर कोई तो रियल स्टेट में नहीं जा सकता ना, अगर वो बिजनेस ब्लूम कर रहा है तो क्या सारे वहां चले जाएं? हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो कि न्यू हो। और हाँ, मैं चैलेंजेस लेने के लिए बहुत अच्छी हूँ। और बस थोड़ी ही देर में दौड़ता दौड़ता ज़ुआंगशु भी वहां पर पहुंच जाता है। उसे देखकर सब हैरान रह गए थे कि इसका कहाँ अचानक से प्लान बन गया, और बस उसकी नजरें तो बार बार शी गुआंग का ही पीछा कर रही थी। उसका कभी कभी मन करता है कि अभी उठे और सबके सामने उसे अपने दिल की बात कह दे, लेकिन फिर खुद को होल्ड बैक करता है। इतने में उसके फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे थे, कहने लगते हैं कि आज हमने इसके बॉयफ्रेंड को देखा है, इसे ड्रॉप करते हुए इन दोनों ने किस भी की थी, मैं तो बस नजर चुराकर भागा चला आया। ये सुनते ही ज़ुआंगशु को पता चल जाता है कि बहुत दौड़ लगाई है, लेकिन लेट वो हो चुका है। और बस उसके बाद से वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और फिर एक सॉन्ग भी गाता है। एक्चुअली ये सॉन्ग हमेशा से शी गुआंग का फेवरेट रहा था और सभी फ्रेंड्स को पता था। इवन कि शी गुआंग ने हॉस्टल में रहते हुए एक दफा ये भी कहा था कि अगर मेरी बैल्कनी के नीचे कोई लड़का ये गाना गाए और वो भी ट्रू फीलिंग्स के साथ, तो शायद मैं उसे यस ही कर दूं। अब शी गुआंग को समझ आ जाती है कि इसके मन में कुछ तो है, जो आंखों में आंसू लिए ये यही गाना गा रहा है। वो तो तुरंत ही वहां से जाने की करती है, एक्सक्यूज बोलती है और निकल जाती है। ऑल्दो उसे पता था कि यूसन अभी तक फ्री नहीं हुआ, फिर भी अब वो बाहर निकलती है और एलिवेटर का वेट कर रही थी। ज़ुआंगशु भी वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है
कि न्यू ईयर नाइट पर तुमने प्रिटेंड किया था यूसन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था। वो बोलती है तब नहीं था लेकिन अब है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि फिर तुमने मुझसे झूठा वादा क्यों किया था, सब कुछ ओवर नहीं हुआ, अभी भी कुछ पेंडिंग है। लेकिन शी गुआंग उससे कहने लगती है कि मैंने पहले कंफर्म किया था कि तुम सिंगल हो तो तुम्हें प्रपोज कर दिया, तुमने ना कर दी, बात खत्म। सारे लोग मेरे बारे में गॉसिप्स कर रहे थे, तुम्हें ये बात क्लियर करने के लिए मैंने एक मैसेज भी किया था, क्या तुम्हें मिला था? तुमने रिप्लाई नहीं किया। वो बोलता है मिला था। शी गुआंग कहती है तो बस बात यहीं पर खत्म, अब मेरा पीछा ना करना, मैं जा रही हूँ। लेकिन जुआंगशु के माइंड पर पता नहीं क्या सवार होता है, उसका अपने ऊपर कोई वश नहीं था। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही वो टैक्सी में बैठने वाली थी तो उसका हाथ पकड़कर खींचता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए कैपेबल नहीं हूँ, सूटेबल नहीं हूँ। और बस इसी बीच तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें हुई थी कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर दिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मैं चाहता था कि तुम शंघाई में ही जॉब करो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तो तुम एकदम गायब हो गई। जब आई तो एक बॉयफ्रेंड के साथ, और वो भी झूठा। मैं तो जियांगरुई के घर पर भी गया था तुम्हें तलाश करते हुए, बारिश में भीगता हुआ, अपने मन की बात कहना चाहता था, तुम्हें वापस हासिल करना चाहता था। लेकिन शी गुआंग उससे कहने लगती है कि ये सारा कुछ खत्म हो चुका। अगर लोग मेरे बारे में गॉसिप करते थे तो तुम उस पर विश्वास कर लेते थे। तुम मुझे कभी समझना ही नहीं चाहते थे, कभी भी कुछ भी तुमने मुझसे आकर क्लियर करने की कोशिश की। जो लोग बोलते थे तुम मेरे बारे में वही सोचते थे। और हाँ, मैंने झूठ बोला था, यूसन उस टाइम पर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन अगर तब भी तुम्हें चांस मिल जाता, जो भी हो जाता, मेरी चॉइस हमेशा से यूसन ही रहना था। शायद जिंदगी ने मुझे इसीलिए अब तक सिंगल रखा था, क्योंकि उसने मेरा हमसफर बनना था, और वही मुझे डिजर्व भी करता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट करती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन ये सारा सीन उनके सारे फ्रेंड्स पीछे खड़े देख रहे थे। और ये वो टाइम था कि जब जुआंगशु, उनका हीरो, इस वक्त बिल्कुल जीरो लग रहा था, एकदम फेलियर। और उसे फेलियर देखकर रोंग भी अपने रास्ते पर निकल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो बहुत स्वार्थी थी। अब शी गुआंग जाती है और यूसन का बाहर बैठकर वेट कर रही थी। वो उसके सामने आकर खड़ा होता है तो वो भागते हुए उसे हक कर लेती है। वो बोलता है कुछ हुआ था क्या पार्टी में, तुम अपसेट दिखाई दे रही हो। लेकिन वो कोई भी जवाब देती, मुड़कर देखती है तो उसके दोनों प्रोफेसर्स खड़े उन दोनों को ही घूर रहे थे। बस शी गुआंग बहुत एम्बैरस होती है और उनको हेलो बोलती है, और इसके साथ ही वो लोग वहां से वापस जाने लगते हैं। अब वो सुजाओ पहुंच चुके थे और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।